स्वागत है सभी बच्चों का एक बार फिर से मेरी क्लास में। और अब की बार मैंने थोड़ा सा इसमें एक नया तरीका अपनाया है, जिससे कि उसमें बच्चों का थोड़ा सा फ़ायदा भी रहेगा और उसमें थोड़ा मन भी लगेगा। तो मैंने ये किया है कि पर डे एक या दो क्वेश्चन जो आपकी कहीं ना कहीं से एजुकेशनल ग्राउंड से रिलेटेड होंगे और उन्हें आप कम से कम सर्च करेंगे और उसका रिप्लाई करेंगे मुझे, तो मैं समझता हूँ कि अगर 10 दिन में 10 शब्द मैंने आपको दे दिए तो वो जो आप पढ़ोगे तो वो भले ही आपके मन से थोड़ा बहुत मिस हो जाए, लेकिन अगर जो मुझे रिप्लाई करोगे ढूंढ करके तो वो शायद आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा, शायद वो नहीं भूलेगा, क्योंकि उसके पीछे एक स्पेशल प्रोसेस जुड़ी होगी कि हमको ये सर को जवाब देना है। तो यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चन आपको रखे हैं स्टार्टिंग में। ये मैंने पहले ही, हालांकि मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे लास्ट तक वीडियो नहीं देखते, जबकि मैं हर बार ये सजेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें। लेकिन ये मुझे क्वेश्चन लास्ट में देना चाहिए था, लेकिन मैंने आज पहले दिया है, पर अगले वीडियो में वो लास्ट में भी हो सकते हैं। पर यहाँ देखिए, आज पहले हैं क्वेश्चन क्या है और ये आप मुझको कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद इसका जो रिप्लाई होगा, आंसर होगा, मैं उसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका पहला, टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स। यहाँ आपको इसका वन वर्ड देना है। वन वर्ड मतलब इसको एक शब्द में इंग्लिश में क्या कहते हैं ये देना है आपको। टीचिंग विद द एड ऑफ पिक्चर्स एंड मॉडल्स, इसका अर्थ ये हुआ कि तस्वीरों, यानी पिक्चर्स, मॉडल्स माने नमूने, तस्वीरों और नमूनों की सहायता से, ऐड माने सहायता या मदद, पिक्चर्स एंड मॉडल्स की मदद से जो टीचिंग की जाती है, शिक्षण कार्य अध्यापक करता है, उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, उसका वन वर्ड क्या है। तो ये आपके कंपटीशन लेवल से आपको ये प्रिपेयर हो जाएगा और सभी के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, तो अच्छा ही रहेगा। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर बाद में कमेंट करके बताना है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा थोड़ा सा आपका जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है ये थोड़ा डीप रहेगा, लेकिन यह है कि प्रयास करो कि बहुत अच्छी पंक्ति भी है और बहुत बड़े विद्वान ने ये बात कही है, आपको उसका जवाब ये देना है कि ये किसने कहा है। यहाँ पर लिखा है, आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है। आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है, जिसे सीखने की भूख है वह प्रत्येक व्यक्ति व घटना से सीख लेता है। तो जैसे मैं कोई मोटिवेशनल बोलता हूँ तो मैंने सोचा कि अगर ऐसे किया जाए तो मोटिवेशनल वो ऑल टाइम मोटिवेट करता रहेगा और बच्चा उसको सर्च भी करेगा और जीवन भर के लिए याद भी कर लेगा। तो मैंने इसको क्वेश्चन बना दिया कि आपको ये बताना है कि ये महत्वपूर्ण पंक्ति या बहुत अच्छी सुंदर बात ये किस विद्वान ने कही है, किस दार्शनिक ने कही है, आपको ये बताना है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो आंखें खुली हो तो पूरा जीवन ही विद्यालय है, जिसे सीखने की भूख है वो प्रत्येक व्यक्ति व घटना से सीख लेता है। तो यहाँ पर ये दोनों का जवाब मुझको चाहिए और ये इनके जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। प्रयास करिए कि आपको मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होगी कि बच्चों ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। तो यहाँ पर वन वर्ड देना है जो कि आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, और ये इसका जवाब आपको देना है ये जो कि आपके थोड़ा सा कल्चरल बैकग्राउंड से, यानी सांस्कृतिक जो हमारे संस्कार होते हैं कि हमें ये चीज़ जो जीवन में कुछ ना कुछ सिखाती है उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन दोनों प्रश्नों के जवाब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे, और कमेंट करके इसका आप मुझको जवाब दें, और नहीं मिले कोई बात नहीं है, मैं अगले वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। तो ये प्रोसेस रहेगी, तो इसके ज़रिए बच्चों को कुछ तैयार भी होता रहेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड होंगे जो बच्चे वो ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे और पूरी तरह से मन लगा करके इंटरेस्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लिख रखा था और मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ, क्योंकि
ये मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि आपके ए और एन के यूज में बचे हुए हैं। हालांकि ये इसलिए मैंने इसको रख लिया है क्योंकि ये लास्ट पार्ट है ए और एन के यूज का। इसके बाद सीधे आपका आर्टिकल द चलेगा, क्योंकि देखिए सीरियल से चलेंगे तो हर बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर कभी ये कभी वो चलेंगे तो बनेगा नहीं। हाँ, हालांकि ये है कि इसको मैंने फिनिश करने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि ये लास्ट पार्ट बचा है। वैसे मैं आज कोई ना कोई वोकैबुलरी से पार्ट लेना चाहता था, लेकिन मैंने इसको रखा। कल आपको अगले वीडियो में वोकैबुलरी पार्ट मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव लेवल का, तो इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, बीच में कंपटीशन का भी मिलता रहेगा और फिर मैं सोचूंगा संडे को कुछ स्पेशल देने का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेजेस के साथ। देखिए ए एन का यूज जो होता है वो फ्रेजेस के साथ कैसे होता है यहाँ पर आपको देखना है। जैसे हम लिखते हैं अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पर आपको, या फिर जैसे हो जाता है अ टीम ऑफ, ठीक, जैसे हो जाता है एक गैलेक्सी ऑफ, फिर जैसे हो जाता है ए फ्लॉक ऑफ, जैसे हो जाता है ए पेयर ऑफ। इस तरह से यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जो भी नॉर्मल यूजेज हैं या स्पेशल यूजेज हैं, ठीक, वो आपको सबको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चीज़ें देखिए अभी आसान लगती हैं, हमें भी पता है, सारे बच्चों को पता है और सैकड़ों बार पढ़े भी होंगे। लेकिन ये होता है कि जब ये पॉइंट पर मिलते हैं, किसी क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, तो वो इन्हीं पे आपको उलझा देता है। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। इन्हीं पे बच्चा भटक जाता है, इन्हीं पे बच्चा मिस कर जाता है, ध्यान ही नहीं देता है कि कभी हमने इन चीज़ों को पढ़ा है और ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है जो हम इसको पकड़ नहीं पाए। और ये जानते हो कहाँ होता है? ये पैराग्राफ में होता है। जो कॉम्प्रीहेंशन देता है वो पैराग्राफ की पढ़ करके इसके आंसर दीजिए, तो उसी में आपको आर्टिकल में उलझा देता है कि यहाँ पर क्या चीज़ आनी चाहिए थी जो नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पर फ्रेजेस के साथ यहाँ पर इनको जो है प्रयास किया गया है कि इनको याद रखें। दूसरा पॉइंट है क्वांटिटी एंड नंबर। इसके साथ भी आर्टिकल ए का यूज किया जाता है। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा ए गुड डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ, ठीक। इसके बाद ए ग्रेट डील ऑफ, एक ये है, ठीक। और इसके बाद ए नंबर ऑफ, इसके बाद है ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, और या फिर आप कह सकते हैं जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ, ये, या ए ग्रेट नंबर ऑफ। इस तरह से यहां पर ए का प्रयोग आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए क्वांटिटी और नंबर बताने वाली चीज है। अब यहां पर एक चीज और भी देखिए, ये बहुत ही कॉमन चीज आ जाती है जब ए नंबर ऑफ आता है। समझना जरा, ए नंबर ऑफ जब आता है तो यहां पर आपको आर या फिर कह सकते हैं कि प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ता है। और जब ये कर देता है द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तब आपको इज या वाज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है। और ये चीज आती है आपके सिंटैक्स या कंपटीशन आदि में आती है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है, ये ए का यूज है और ये द का यूज है। ये आपका प्लूरल बताएगा और ये आपका सिंगुलर बताएगा। तो ऐसे फ्रेजेस के साथ अ गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए नंबर ऑफ, ऐसे करके भी यहाँ पर ए का प्रयोग होता है। इसके बाद है, आप इसको बाद में समझ लें, थोड़ा सा पॉज करके देख लें वीडियो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पीड में ही चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो ये टॉपिक है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद काउंटेबल वर्ड यूनिट, जैसे कोई गिनती सूचक शब्दों के साथ यूनिट, कोई इकाई उसमें लगा रहा है, तो उसके साथ भी हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे लिख देते हैं ए डजन, ए डजन बनानाज, ऐसे करके लिख दिया, ए डजन
बनानाज कर दिया। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए डजन ऑफ बनानाज, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक, ए डजन बनानाज। अब जैसे होता है ए रुपीज, तो ये आपका ₹100 जानते हो, मतलब 1 दर्जन केले और 100 रुपए, या फिर ₹1000, ₹1000, ठीक है। तो यहां पर आपका हो गया 1000 रुपए। तो इनका प्रयोग ऐसे भी, यहां पर ए का प्रयोग इस तरह भी आ जाता है। आई बॉट ए डजन ऑफ बनानाज, तो इसका मतलब हो गया मैंने 1 दर्जन केले खरीदे। आई हैव ₹1000, अर्थात मेरे पास 1000 रुपए है। आई हैव ₹100, मेरे पास 100 रुपए है। तो ऐसे करके यहाँ पर ये जो काउंटेबल वर्ड होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर आर्टिकल का मतलब, एक हिसाब से ये समझिए कि ये यूनिट है जो कि यहाँ दर्शाई जा रही है, और ये काउंटेबल वर्ड्स हैं जिन्हें हम ऐसे करके लिख सकते हैं। इसके बाद इन्हीं का प्रयोग ऐसा होता है कि अगर ये चीज़ आपका, ठीक, ये चीज़ अगर आपकी पहले आ जाए, देखिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात है, अगर ये चीज़ पहले आ जाएगी तो आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हम लिख दें हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, मतलब फिर आपका ए नहीं लगेगा। जैसे लिख देंगे मिलियंस ऑफ पीपुल, यानी आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे लिख देंगे डजन्स ऑफ बनानाज, मतलब आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर इनका प्रयोग इस तरह करेंगे, और इसमें भी देखिए उलझा देता है, जब हम ये करते हैं तो इसको ध्यान रखते हैं कि हमेशा प्लूरल में आता है। मिलियंस ऑफ पीपुल, लाखों लोग, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, सैकड़ों रुपए, डजन्स ऑफ बनानाज, दर्जनों केले, तो फिर यहाँ पर इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक। मिलियंस ऑफ पीपल कम टू सी द ताजमहल एट आगरा, लाखों लोग आगरा में ताजमहल देखने आते हैं, तो फिर ऐसे करते हैं। तो जब ये चीज होती है तो फिर आर्टिकल यहाँ पर मिसिंग होता है, आप आर्टिकल फिर नहीं लगाएंगे। तो दोनों चीजें एक साथ आपको समझने की जरूरत है, और इसको आपको ध्यान भी रखना है। यहाँ पर कोई भी यूनिट आएगी, ठीक है, उसमें आपको आर्टिकल आगे नहीं लगाना है, बशर्ते ये कि स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, और अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो फिर आर्टिकल आपको देना पड़ेगा। अब ये चीज़ मान लीजिए जैसे ₹100 लिखे, यहाँ पे वो ₹200 लिख देता है, तो बात खत्म हो गई, आर्टिकल का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि नंबर यहाँ पे चेंज हो गया। ₹200 मतलब 200 रुपये, ₹100 मतलब 100 रुपये। और ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि A1 का सेंस रखता है। अगर आप ₹100 लिखते हैं तो 100 रुपये, ₹100 लिखते हैं तो भी 100 रुपये, चूंकि इसमें 1 का सेंस होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज करते हैं। इसके बाद चलते हैं आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं करते हैं। देखिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसकी आपको ट्रिक को समझना है, और समझिए, अगर आपने बहुत अच्छे समझ लिए, ट्रिक को समझ लिए, तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन केवल अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो वो एक अलग बात है। जैसे अनकाउंटेबल वर्ड्स, जैसे हमारे पास होता है कि वाटर है, ठीक है, राइस है, पेपर है, डस्ट है, और भी ऐसे मतलब हो सकते हैं बहुत सारी चीजें जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं, चाहे वो ऑयल हो या और भी कोई सॉइल हो, ठीक, कोई भी ऐसा मतलब करके आ रहा है जिसको हम गिन नहीं सकते। अब जैसे यहां पर आ गया कि शुगर है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, आप खुद ही जानते हो, बहुत सारे हैं, सबको मैं थोड़ी लिख सकता हूं। तो यहां पर जब ये चीज आती है तो इनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं आता। बट अब यहीं पर देखिए समझने चीज है, यहां पर इनके साथ आर्टिकल ए वाटर, ए राइस, ए पेपर, ए डस्ट, ए ऑयल या एन ऑयल, सॉयल, ए सॉयल या शुगर, ऐसा नहीं आता। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर यहाँ पर इनके आगे कोई दूसरा नाउन जुड़ जाता है एडजेक्टिव टाइप में, तो फिर वहां पर हमको आर्टिकल ए देना पड़ता है। जैसे हम ये लिख दें अ ग्लास ऑफ वाटर, जब ये जुड़ जाएगा तो आपका ए आएगा। जैसे ए प्लेट ऑफ राइस, एक प्लेट चावल, ऐसे हो गया। जैसे हो गया ए शीट ऑफ पेपर,
जैसे हो गया अ हीप ऑफ डस्ट। तो जब ये चीज चलती चली जाएगी, ठीक है, तो ये फिर आपका जुड़ता चला जाएगा अ बोतल ऑफ ऑयल, तो फिर ये आपका लगता चला जाएगा। अर्थात हम जो अनकाउंटेबल नाउंस होते हैं उनमें ए नहीं लगाते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हम ए लगाएंगे। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है, लेकिन ये आपका जो इस तरह से लगेगा, तो ये जो फ्रेज आपका लग जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी, ऐसे करके जो लग जाएगा, तो फिर आपका आर्टिकल आएगा। ये इस चीज को आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना है, और अगर तुम ये ध्यान रख पाते हो तो फिर आप समझिए कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पर ये चीज आपको फिर से देखनी है और समझनी है। और ये लास्ट पार्ट है आर्टिकल का जो चल रहा है ए एन का यूज का। इसके बाद है आप जैसे फूड आइटम्स है, मैं पिछले उसमें क्लास में बता चुका हूँ। फूड आइटम्स का मतलब है जैसे ब्रेकफास्ट, ठीक, या फिर डिनर है, या फिर लंच है। अगर ऐसे चल के आता है सपर है, ये चीज सपर मतलब रात्रि का भोजन, डिनर मतलब शाम का भोजन हो गया, और लंच मतलब दोपहर का ब्रेकफास्ट, सुबह का, ऐसे करके आते हैं, सभी जानते हैं। इनके अगर आगे बिफोर या आफ्टर आता है, मतलब इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता, आप ये मान कर चलिए इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं आता। अब जैसे हैव ब्रेकफास्ट होता है, हैव डिनर होता है, हैव लंच होता है, ये हैव के साथ मैंने बताया था। अगर इनके साथ बिफोर और आफ्टर भी आता है, बिफोर या फिर आफ्टर भी आता है, तो फिर इनके साथ में आर्टिकल नहीं आता है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे हम कह दें कि वी शैल मीट आफ्टर डिनर, हम डिनर के बाद मिलेंगे। वी शैल मीट आफ्टर लंच, हम लंच के बाद मिलेंगे, ठीक है। आई मेट विद हिम एट ब्रेकफास्ट, मैं उससे ब्रेकफास्ट पर मिला। तो फिर यहाँ पर होता है कि अगर कोई प्रीपोजिशन आता है उसके साथ, तो वहां पर भी आपका इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन अगर इनके साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ जाता है, एडजेक्टिव कैसे जुड़ गया, जैसे अ गुड डिनर, या अ टेस्टी ब्रेकफास्ट, या फिर अ डिलीशियस लंच। अगर ऐसे करके यहां पर ये कोई एडजेक्टिव अगर आ जाएगा, तो फिर ये आर्टिकल बिल्कुल सही लगा हुआ है। अ गुड डिनर एक अच्छा मतलब शाम का भोजन, अ टेस्टी ब्रेकफास्ट मतलब एक स्वादिष्ट नाश्ता, अ डिलीशियस लंच एक मतलब स्वादिष्ट बहुत ही मजेदार लंच हमको मिला। तो जैसे हम कहते हैं कि आई गॉट अ टेस्टी ब्रेकफास्ट टुडे, तो फिर वहां पर ही हो गया कि मैंने आज एक स्वादिष्ट भोजन लिया। तो अगर इनके साथ कोई एडजेक्टिव जुड़ेगा, तो फिर ये आर्टिकल आपको बिल्कुल सुटेबल है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपको कोई आर्टिकल इनके साथ यूज नहीं करना है। ये फूड आइटम्स की बात चल रही थी, और ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका आगे, देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं जो एक बार देखने से नहीं आती हैं, और इनको बार बार सुनना और समझना पड़ता है, अगर आप चाहते हो कि ये हमारे माइंड पे पड़ी रहें। और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके विद्यार्थी अपने नॉलेज को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, अपना दायरा बढ़ा लेता है। और ये ध्येय रखना चाहिए कि हर पल, प्रति सेकंड, प्रति मिनट ये सोचना जरूरी है कि हमें कुछ नया आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद शेष जो बचा वो मैं अगले वीडियो में जब कभी मोटिवेशनल बनाऊंगा बोलूंगा। मोटिवेशनल क्या है, मतलब थोड़ा सा आपको एनर्जेटिक करने के लिए, थोड़ा ऊर्जा बढ़ाने के लिए जो थोड़ा बहुत मैं बोलता हूँ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपको अब ये लास्ट बच्चा, टू एडजेक्टिव्स कनेक्टेड विद एंड, और ये विशेष टॉपिक है, इसको मैंने लास्ट में रखा है कि आप इसको बेहतर ढंग से समझ सकें। और इसको आप देखिए जरूर, समझिए जरूर, आपको यहाँ से कुछ बहुत एक नया मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर नियम ये है कि जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हो, तब क्या करते हैं। और मैं बताने से पहले ये भी बता देता हूं कि सारे बच्चे ये सब पढ़ चुके हैं, वो इंटरमीडिएट में ही पढ़ के गया है,
कंपटीशन में पढ़ के गया है, और ये कोई स्पेशल रूल नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन रूल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अ ब्लैक एंड वाइट काउ। कुल मिलाकर मैं इस सेंटेंस की चर्चा करने जा रहा हूँ, लेकिन डिटेल में, मतलब पढ़ चुके हो मैं जानता हूँ, तो मुझे बताने की जरूरत है, इसलिए कि शायद इसके अंदर एक बहुत गहरी बात है। तो अगर आप वेट करके सुनेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, तो वो बात आपको मिलेगी। मैं स्टार्ट करूंगा इसको बिल्कुल जनरल मेथड से, लेकिन आपको पहुंचा दूंगा स्पेशल मेथड पर। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना यहाँ पर कि जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़े हो, ठीक, और अगर हम पहले एडजेक्टिव के पहले ए लगाते हैं तो सिर्फ एक ही नाउन का बोध होता है। देखिए समझने वाली बात है, जब दो एडजेक्टिव्स एंड से जुड़ते हैं और अगर ऐसी स्थिति में हम पहले वाले एडजेक्टिव में आर्टिकल लगाते हैं तो सिर्फ एक, यहाँ काउस जो लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ काउ होगा। मतलब ये हो गया कि इसका अर्थ हो गया कि एक काली और सफेद गाय, मतलब यहाँ पर एक ही गाय है जो काली भी है और सफेद भी है, ये ध्यान देना है। अगर यहाँ पर ये कर दे कि ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो फिर यहाँ पर अब जो है इसका नियम ये होता है कि जब भिन्न भिन्न संज्ञाएं, अर्थात दो अलग अलग संज्ञाएं मतलब एंड से जुड़ती हैं और अगर उनके पहले एडजेक्टिव आता है तो हमें वहाँ पर दोनों एडजेक्टिव्स के पहले ए लगाना होता है, तभी दो संज्ञाओं का बोध होता है। अब यहाँ पर ये काली गाय अलग है और एक सफेद गाय अलग है, तो ये नियम आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने लिखा ए क्लर्क एंड ए कैशियर, ठीक है। तो जब हमने दोनों में लगा दिया ये, जब दोनों में ए लगा दिया तो दो व्यक्ति हो गए, क्लर्क अलग है और कैशियर अलग है, तो इसके साथ जो भी वर्ब आती है प्लूरल आती है, इसके साथ जो भी वर्ब आती है प्लूरल आती है। इसमें अगर कोई वर्ब आएगी तो सिंगुलर आएगी, ध्यान रखना है। इसमें एक ही एडजेक्टिव के पहले आपका आर्टिकल लगता है, वो भी पहले वाले में, ये नहीं है कि किसी वाले में लगा दो चाहे बाद वाले में, नहीं, वो पहले वाले में लगेगा। यहाँ पर भी वही नियम बिल्कुल चल रहा है कि मतलब अगर यहाँ पर आपने इसमें ए नहीं लगाया, ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अब ये हो गया कि यहाँ एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो दोनों पदों पर बैठा हुआ है, मतलब क्लर्क भी वही है और कैशियर भी वही है। तो यहाँ एक व्यक्ति दो पदों पर है और यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब को मतलब फॉलो करेगा, या इसके साथ जो एग्रीमेंट होगा वो सिंगुलर वर्ब का होगा। तो ए क्लर्क एंड ए कैशियर है तो दो है, यानी कैशियर अलग है क्लर्क अलग है, और ए इसमें भी लगा है तो अगर ए इसमें नहीं लगा है तो फिर व्यक्ति एक ही है। और ये आपका सामान्य प्रयोग है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। जैसे इसका प्रयोग जो है द के साथ भी आता है, मतलब द प्रिंसिपल एंड द मैनेजर, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर, ये वहाँ पर भी मिलेगा और ये सब पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आर्टिकल जैसे ये लगा दिया हमने, अब लिख दिया ए स्मार्ट बॉय एंड गर्ल, ठीक है। अगर ये आ गया अ स्मार्ट बॉय एंड गर्ल और यहाँ पर दूसरा कोई आगे सेंटेंस बना दिया कि हैज़ कम या हैव कम या इज सिटिंग इन द क्लासरूम, ऐसा करके कुछ कह दिया गया, आंसर द टीचर, ऐसे अध्यापक के प्रश्न का जवाब दे, तो कुछ भी समझो आगे। यहाँ हमें समझना है कि यहाँ क्या चीज़ है, कैसे क्या है। अब ये एडजेक्टिव है, अब देखिए यहाँ बॉय और गर्ल, वहाँ तो काऊ का मैटर था, अब यहाँ पर स्पेशल जोन शुरू है। अब समझने की जरूरत अब है कि यहाँ बॉय और गर्ल तो दोनों बिल्कुल पूरी तरह से अलग हैं, ठीक। तो अब मतलब जो नाउन है वो तो भिन्न भिन्न हो ही गए, लेकिन अब बात ये है कि यहाँ ए स्मार्ट बॉय एंड गर्ल ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ वो कहना ये चाहता है कि स्मार्ट बॉय है या लड़की भी है। यहाँ पर अगर एक आर्टिकल लगेगा सिर्फ इसके आगे लगेगा तो यानी लड़का भी स्मार्ट है और लड़की भी स्मार्ट है,
ये समझ लीजिए। अगर वहां पर ये कर देता है आई स्मार्ट बॉय एंड ए गर्ल, आप समझना अंतर यहां पर बिल्कुल साफ दिख रहा है। आई स्मार्ट बॉय एंड ए गर्ल, एक स्मार्ट लड़का और एक लड़की। यहां पर लड़का लड़की दोनों स्मार्ट है, क्योंकि इसका जो इंप्रेशन है वो दोनों पे जा रहा। आई स्मार्ट बॉय एंड गर्ल, आई स्मार्ट बॉय एंड गर्ल, अर्थात एक लड़का लड़की दोनों स्मार्ट हैं। और यही काम है यहां पर इससे पहले जो आपने पढ़ा। और अगर उतना ही पढ़ा है तो फिर वो तुम्हें आता है, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ा है तो फिर आप समझो कि एक नई चीज सीख रहे हो। अभी इसमें प्रयोग और है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब जब ये चीज आ गई और कभी भी अगर इसी तरह का नाउन उसने कॉम्प्रिहेंशन में ले लिया तो जानते हो क्या करता है, वो ये करता है और इनसे मुकाबला आपका होगा। हु इज स्मार्ट इन द पैसेज, वो ये देता है हु इज स्मार्ट इन द पैराग्राफ या गिवन पैराग्राफ। जरा मेरी बात को गौर से सुनना। तब वहां लिखता है नंबर ए बॉय, तब नंबर लिखेगा गर्ल, ठीक। नंबर सी लिखेगा बोथ बॉय एंड गर्ल, ठीक है ना। फिर यहां पर लिख देगा डी ओनली बॉय एंड नॉट गर्ल। देखिए कंफ्यूजन वाली बात है, यहां पर सिर्फ बॉय है और यहां पर भी वही चीज है। अगर आप इसको सेलेक्ट कर रहे तो इसको भी कर रहे, लेकिन इसको समझने और इसके समझने में आपको टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं होता है। चाहे वो एसएससी हो चाहे सीजीएल हो, किसी की भी परीक्षा हो, हमें पता है कि लड़कों को उतना टाइम नहीं मिल पाता। उसको पैराग्राफ भी पढ़ना है, पूरे एक एक पॉइंट को भी समझना है। अब वो क्या करेगा, यहां पर लिखा है स्मार्ट बॉय एंड ए गर्ल। अगर ये सेंटेंस आपको देता है पैराग्राफ में, कोई भी चीज बना करके दे देता है, ध्यान रखिए मेरी बात को। अब वो इसी लाइन में आपको पूछ देगा कि पैराग्राफ में ये लाइन आई है तो आप बताइए उसमें कि उसमें हु इज स्मार्ट इन द पैराग्राफ। पैराग्राफ में जो सेंटेंस उसमें स्मार्ट कौन है, केवल लड़का है या फिर केवल लड़की है, ये बहुत बॉय एंड गर्ल लड़का लड़की दोनों है, और या फिर ओनली बॉय एंड नॉट गर्ल, केवल लड़का है लड़की नहीं है। तो यहाँ पर केवल लड़का है लड़की नहीं। लेकिन अगर वो दो तरह का प्रश्न दे देगा या दो तरह की इस तरह ऑप्शन देता, कंफ्यूज होना बिल्कुल पक्का है। अब अगर आपने ये सिंटेक्स, लड़के कह देते हैं सर वो एकेडमिक पढ़ा रहे हैं, वो नॉन एकेडमिक नहीं पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमिक नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूं कि मैं जितना पढ़ाता हूं वो अनअकैडमिक ही है, उसमें एकेडमिक का नाम ही नहीं। ये बताइए कि हाई स्कूल के लड़के क्या काम, 9th के लड़के क्या काम है, फर्स्ट ईयर के लड़के का यहाँ तक अभी हुआ ही नहीं है, वो जानता नहीं इन बारे में। सेकेंड ईयर में इतना डीप अभी गया ही नहीं कोई, बच्चे जा ही नहीं पाते। वो तो लास्ट स्टेज में चले गए तो चले गए तो ठीक, वरना सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन में उलझ के रह जाता है, वहीं से नहीं छूट पाता वो। तो इन सारी चीजों को ये सब जो मैं लेता हूँ ये अनअकैडमिक के लिए ही लेता हूँ। अब ये चीज अगर आ जाएगी, लेकिन ये है कि मैं पूरा पैराग्राफ, जैसे कि अदर कोचिंग सेंटर्स या यूट्यूबर्स हैं वो जो लेते हैं बढ़िया डिजिटल बोर्ड में, और एक आंसर क्वेश्चन लेते हैं फिर ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, वह उनका तो सब डिजिटल सिस्टम होता है, डिजिटल ऑपरेशन होता है, वो मेरे पास नहीं है। और मैं पूरा पैराग्राफ भी नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बहुत ही माइन्यूटली बहुत बारीक चीज उठाता हूँ कि वो बच्चे के दिमाग में बिल्कुल छप जाए, प्रिंट हो जाए और वो उस चीज को याद रखे। तो यहाँ पर जिसमें आपने ये सीख रखा है और लाइन को गौर कर लिया, तो अब केवल आपको इतना देखना होगा कि यहाँ आर्टिकल लगा है कि नहीं। अगर आर्टिकल लगा है तो फिर केवल लड़का है लड़की नहीं है, और अगर यहाँ केवल आर्टिकल लगा है तो फिर लड़का और लड़की दोनों स्मार्ट है। आप ये गौर करिए, अगर ऐसा दे रहा है वो ऐसा, तो यहाँ केवल लड़का स्मार्ट है और लड़की स्मार्ट नहीं है। और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ, हालांकि ये तुम देख चुके हो, और इसमें आंसर आप सेलेक्ट करोगे ये, अगर ये दिया है तो। और मैं ये नहीं कहता कि यही लाइन आएगी, मतलब ये जो है किसी भी तरह से, चाहे वो साइंटिफिक पैराग्राफ हो या सोशल पैराग्राफ हो या मतलब इकोनॉमिक पैराग्राफ हो, कोई भी वर्ड्स ऐसे लेकर के। और याद रखिए जितने भी परीक्षा दे चुके हैं और जो भी पैराग्राफ सॉल्व करते हैं उनमें इसी तरह का ट्रिकी ही क्वेश्चन बना करके उसमें रखते हैं, यह पक्की बात है। अब उस बात को प्रूव करने के लिए यहाँ पर जरा समझना, हालांकि यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं है लेकिन फिर भी आपको देखना है। जैसे आपने लिख दिया माई अंकल एंड गार्जियन ब्रिंग्स हिम अप, ब्रिंग्स हिम अप, ये सेंटेंस दे दिया उसने। और ढूंढना, एरर ढूंढना है, तो वैसे इसमें तो कोई एरर है नहीं।
हाँ, लेकिन अगर वो ये कर देता है कि यहाँ पर ये हटा देता है, तब आपको एरर ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं है, मैं उस बात को प्रूव करने के लिए चीज दे रहा हूँ, और इसके प्रूफ और भी है, आप लास्ट तक देखिए और समझिए। माई अंकल एंड, अगर यहाँ पर अंकल और जो गार्जियन है वो एक ही आदमी है, मेरे चाचा जी और अभिभावक उसका पालन पोषण करते हैं, तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या है ना, ब्रिंग्स आएगा, क्योंकि ये एक ही है। और अगर यहाँ पर भी आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो फिर यहाँ पर चाचा जी अलग हो गए और गार्जियन अलग हो गए। ये आप बहुत अच्छे से बिल्कुल गौर से समझ लीजिए। माई अंकल एंड माई गार्जियन ब्रिंग हिम अप, अब ये दो लोग हो गए, मेरे चाचा जी और मेरे अभिभावक उसका पालन पोषण करते हैं, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर यहाँ पर एस आएगा और 100% आएगा। और जब ये चीज आप ए में पढ़ते हो तब भी यही आप रूल्स फॉलो करते हो उसमें, कि जब दो होते हैं तो आर्टिकल दोनों में आता है, और जब एक होता है तो आर्टिकल सिर्फ एक में आता है। तो यहाँ पर वो नियम जो दिया था, पढ़ा आपने, ये सेंटेंस या ये नियम उससे डिफरेंट नहीं है, ये यही है। अगर हम ये कहते हैं कि दिस टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, जरा समझना, अगर आपने ये लिखा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये लंबी और सुंदर लड़की, समझिए यहाँ पर डिफरेंट। वहां पर तो आपने ए ब्लैक एंड व्हाइट का पढ़ा, वो तो ये कहिए कि बिल्कुल स्टार्टिंग में इंटरमीडिएट इंग्लिश में जो आती है वो चीज़ आप पकड़ लेते हो तुरंत, और बहुत चूंकि पढ़ रखा है, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ चुके हो, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देख चुके हो, तो ये सारी चीज़ है। और लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ उसको समझने की आपको, मैं ये नहीं कहता कि कहीं मिला नहीं होगा आपको, अथवा कहीं मिलेगा नहीं, मिल सकता है सब कुछ, दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन बात यह है कि उसको एक्सप्लेन करना और आपको ये बिल्कुल सिखाना, ये काफ़ी बड़ी बात है। सीखिए, दिस टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात ये लंबी और सुंदर लड़की। यहाँ पर आप गौर कीजिए, चूंकि ये एडजेक्टिव एक ही के साथ लगा है, इसलिए जो लड़की है वो ही लंबी और वही सुंदर है। अगर यहाँ पर आपने लगा दिया ऐसे, तो दिस टॉल एंड ब्यूटीफुल एंड दिस ब्यूटीफुल, ये लड़की आपकी अलग हो गई, ये लंबी लड़की अलग है और ये सुंदर लड़की अलग है, और ये मानना पड़ेगा आप। दिस टॉल एंड दिस ब्यूटीफुल गर्ल, दिस टॉल एंड दिस ब्यूटीफुल गर्ल, अर्थात ये लंबी और ये सुंदर लड़की, क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे, करना पड़ेगा। और अगर यहां पर मान लीजिए बहुवचन में देना है कि ये लंबी और ये सुंदर लड़कियां, तो आप यहां गर्ल्स करोगे, यहां दीज करोगे, यहां आप करोगे दीज, और यहां भी कर दोगे दीज। तो दीज टॉल यानी ये लंबी, एंड दीज ब्यूटीफुल गर्ल्स, और ये सुंदर लड़कियां, अर्थात कुछ लड़कियां हैं जो लंबी हैं वो अलग हैं, और कुछ लड़कियां हैं जो सुंदर हैं वो अलग हैं। और अगर यहां से आपका ये हट जाता है तो फिर कुछ ही लड़कियां, अर्थात समूह एक ही है, जो वही लड़कियां लंबी भी हैं और सुंदर भी हैं। ये सेंटेंस पर नजर डालिए आप, दीज ये नहीं है, दीज टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स, ये लंबी और सुंदर लड़कियां। तो यहां बात एक ही नहीं है, यहां बात है सेंटेंस की गहराई पे जाने का। अगर ये सेंटेंस आप इस तरह से गहराई पे जाओगे तो देखिए, अगर आपको कहीं सेंटेंस पे ये आ रहा है कि दीज टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स डांस वेल, अर्थात ये लंबी और सुंदर लड़कियां अच्छा नाचती हैं, अगर आपको ये कहना है तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि सेंटेंस कैसे बनेगा और इसके साथ वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा। तो अगर आपने उसी ए वाला, देखो बेस वही है, ए ब्लैक एंड व्हाइट का हो, ए रेड एंड येलो फ्लावर, बेस वही है। अगर आप लिखते हो कि ए रेड एंड येलो फ्लावर, बेस ये है इसका, ठीक, ये एक लाल और एक और पीला फूल, अर्थात एक ही फूल है जिसमें दो कलर हैं, लाल भी है वही और वही पीला भी है। लेकिन जब यहाँ पे ए लगा देते हो तो क्या तुम्हारा ही नियम है ये जो तुम पढ़ते हो और बताते हो कि यहाँ लाल फूल अलग हो गया और पीला फूल अलग हो गया। तो मैं कहता हूँ कि ये एक डिटरमाइनर भी होता है, ये डिटरमाइनर भी होता है, ये क्वालिफायर भी होता है। आपने हाई स्कूल में सब्जेक्ट प्रेडिकेट में पढ़ा होगा, तो मैं कहता हूँ ये भी तो डिटरमाइनर या क्वालिफायर है, अर्थात एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है वहां पर, तो वो नियम तो वही रहेगा, बदलेगा कैसे।
100% आपको इस चीज को समझना पड़ेगा और तभी जाकर के आप इसको समझ पाओगे अपने ढंग से। और अगर आपको किसी भी बात का यहाँ डाउट लगता है तो आप मुझको कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर किसी भी बात की इसमें शंका आती है या कोई इस पर क्वेश्चन उठाता है तो आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है ना। तो दिस लगाइए, चाहे दिस लगाइए, चाहे दोज लगाइए, चाहे मतलब दैट लगाइए, लेकिन ये है कि आप अगर इस तरह का यूज करते हो तो अगर दिस टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल तो एक ही में अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगता है, क्वालिफायर लगता है, तो फिर ये लड़कियां सब पूरा ग्रुप है जो लंबी भी हैं और सुंदर भी हैं। और यहाँ पर अगर लगा देते हो तो फिर ये लंबी लड़कियां अलग हैं और ये सुंदर लड़कियां अलग हैं, अर्थात लड़कियों के ग्रुप बट गए। वही चीज यहाँ पर है माई अंकल एंड माई गार्जियन। यहाँ पर चाचा जी मेरे अलग हैं और मेरे गार्जियन अलग, जो उसका पालन पोषण करते हैं। अगर ये इसको आप हटा देंगे तो यहाँ ऐसा आपको लगाना पड़ेगा, अब जो मेरे चाचा जी हैं वही मेरे गार्जियन है जो उसका पालन, या व्यक्ति एक हो गया। और ये नियम पूरा आपका एक साथ चलता है। तो इस तरह से इसमें अगर कोई आपको डाउट आता है तो ज़रूर बताइए। कहीं पर भी कोई चीज़ का भ्रम है तो कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिए। देखिए तुम्हारे कमेंट से मुझे जो है ना एक गाइडलाइन मिलती है, एक समझ में आता है कि मैंने कैसे पढ़ाया। और देखिए ये हर टीचर की इच्छा होती है कि वो जाने कि मतलब उसको बच्चे किस हिसाब से मतलब उस चीज़ को समझ रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है या नहीं, सीखने में मदद मिल रही कि नहीं, मतलब उन्हें वो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है। मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी वजह ये है कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ कि मैं कहीं पर कोई फॉल्ट तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपने दोस्त खुद को नहीं दिखते हैं। जब सामने वाला दिखता है तो उसको दूसरे के दोस्त बहुत ही साफ आईने की तरह दिखते हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कहीं पर अगर कोई फॉल्ट हो रही है, कोई समझाने में मिस्टेक हो गई है, तो मैं उसके लिए सॉरी तो बोलता हूँ कि अगर धोखे से कभी कभी हो जाता है एंड लिखा तो डी नहीं लिखा, ऐसा कभी कभी मतलब मिसिंग हो जाए तो उस चीज़ को, बाकी अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है तो वो, बाकी यहाँ पर जो आपने देखा बुक्स में कोई चीज़ दूसरी है तो वो हर बात को मुझे आप बताइए, कमेंट करके बताइए। और इसके पहले जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे उनके जवाब मुझे जरूर चाहिए, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और हर दिन आपको मोटिवेशनल तो बोलना ही बोलना है मुझे, लेकिन एक ऐसा भी क्वेश्चन मैं दे दिया करूँगा जिससे कि आपको इस प्रोसेस के जरिए माइंड में सेट रहेगा कि ये क्वेश्चन हमारे सर ने पूछा था। तो आज की क्लास यहीं तक, और आज ये आपका ए और एन का पूरा मटेरियल खत्म हो गया। और इसके बाद अब अगर शुरू होगा तो आर्टिकल आएगा द, और द के सारे स्पेशल यूज आएंगे जो कि आपको देखना है, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल आज की क्लास यहीं पे और होती है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप इसी तरह से उन्नत पथ पर अग्रसर रहें, ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। सबको शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए।